दोस्तों नमस्कार। दिल्ली के सत्ता के गलियारे में घूमिए, आपको बढ़ी हुई धड़कनों की गूंज सुनाई देने लगेगी। जगह जगह बैठकों का दौर है। अलग अलग सांसद या मंत्रियों के दरवाजे और चौखट पर दिल्ली में हर एक प्रांत से आए हुए नेताओं की भीड़ है। कहीं पर बिहार को लेकर बैठक हो रही है, कहीं कर्नाटक को लेकर नई बिसात बिछाने की तैयारी हो रही है। कहीं महाराष्ट्र में कैसे शिंदे के आसरे राजनीति को साधना है, चर्चा इस पर हो रही है। तो कहीं पर तीन राज्यों में जहां कांग्रेस से सीधे टकराना है, वहां की रणनीति क्या होगी, इसको लेकर मशक्कत हो रही है। तमाम राज्यों के प्रभारी हों, उन जगहों के संगठन सचिव हों, उन जगहों को लेकर जिन नेताओं की पहुंच और पकड़ दिल्ली तक है, सभी की आवाजाही बढ़ी हुई है। 23 तारीख पर हर किसी की नजर है जो पटना में बैठक होने जा रही है। विपक्ष की बैठक है, लेकिन ज्यादा तीखी नजर दिल्ली में बैठे मोदी शाह की है। और शायद इसीलिए 23 तारीख की बैठक खत्म होने के 12 घंटे के भीतर जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष बिहार में होंगे। वो झंझारपुर में होंगे। उनकी यात्रा बिहार की शुरू तभी से हो जाएगी। और उसके 5 दिनों के बाद यानी 29 तारीख को देश के गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर होंगे। उनकी यात्रा मुंगेर से शुरू होगी। और इन सब के बीच प्रधानमंत्री अमेरिकी यात्रा से जैसे ही लौटेंगे, उनकी हवाई उड़ान भोपाल में रुकेगी। भोपाल से वो सीधे धार जाएंगे, जो आदिवासियों का इलाका है। और आदिवासियों के इलाके को लेकर उन्हें संबोधन भी करना है। और भोपाल में हो सकता है आपको रोड शो देखने का मौका भी मिल जाए। और अगर इस बीच में पीएमओ के पन्नों को पलटिएगा तो पता चल जाएगा कि दरअसल जून बीतने के तुरंत बाद हर दूसरे दिन प्रधानमंत्री अलग अलग राज्यों की यात्रा पर रहेंगे, राजनीतिक भाषण दे रहे होंगे। लेकिन क्या यह सब कुछ यूं ही हो रहा है, या इसके पीछे तैयारी कुछ और है? धड़कनें इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि एक के बाद एक जिन मुद्दों के आसरे बीजेपी अपने जीत वाले घोड़े को देश भर में दौड़ा रही थी, उसको रोकने के लिए विपक्ष तैयार तो नहीं हो जाएगा। और विपक्ष तैयार हो उससे पहले वह घोड़ा जीत की दिशा में बढ़ जाए तो अच्छा है। लेकिन नीतीश कुमार बतौर संयोजक अब सोचने लगे हैं कि बिहार तो छोड़ें, इस देश के भीतर में सभी को अगर एकजुट करना है तो यह सोच के करना है कि चुनाव अप्रैल मई में नहीं होंगे, चुनाव दिसंबर में होंगे। और हो सकता है नवंबर में ही हो जाए। इसके लिए विपक्ष की तैयारी और सीटों का तालमेल, या फिर चुनावी जीत के बाद आपस में मिलने की सहमति, जिस भी रास्ते को पकड़ना है पकड़ लीजिए, क्योंकि तैयारी उसी दिशा में जा रही है। लेकिन यहीं से सबसे बड़ा सवाल शायद मौजूदा मोदी सत्ता को लेकर है। 20 बरस पहले का किस्सा कहीं मोदी दोहरा तो नहीं रहे हैं? 20 बरस पहले अटल बिहारी वाजपेयी को उनके तमाम सलाहकारों ने सलाह दी थी, इंडिया चमक रहा है, विकास की गति को पकड़ चुका है, रिफॉर्म की तीसरी लाइन उसने खींच दी है, दुनिया भर में भारत का डंका बज रहा है, तो चुनाव करा लिए जाएं इससे पहले इस देश के भीतर वह मुद्दे उफन कर आए जो भारत की आर्थिक परिस्थिति में गरीबों को जोड़ देते हैं। तो एक झटके में शाइनिंग इंडिया के जरिए चुनाव इस देश ने 6 महीने पहले देखा। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने नहीं सोचा, उनके सलाहकारों ने नहीं सोचा। जब चुनाव परिणाम आया तो ऐसे में सरकार बहुमत तो दूर की बात है, गठबंधन की स्थिति में भी नहीं थी। और दूसरी तरफ कांग्रेस गठबंधन के साथ सत्ता में आने को तैयार खड़ी थी। तो क्या वह स्थिति 20 बरस के बाद दोबारा सामने आकर खड़ी हो गई है? या इसकी बारीकियों को समझे तो पहली बार जिस रियल पॉलिटिक्स को नरेंद्र मोदी इस देश के भीतर बीते 9 वर्षों से चला रहे हैं, उसके सामने राहुल गांधी की मॉरल पॉलिटिक्स कहीं आकर खड़ी तो नहीं हो गई है। और मॉरल पॉलिटिक्स का मतलब बहुत साफ है कि यहां पर हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण भी धराशायी हो जाएंगे। और अगर हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण ही बीजेपी के अनुकूल नहीं हुए तो बीजेपी चुनाव जीतेगी किस मुद्दे को लेकर? और ध्यान दीजिए, मॉरल पॉलिटिक्स हिंदुस्तान में सही मायने में महात्मा गांधी के बाद पहली बार कांग्रेस के भीतर भी शायद नए तरीके से उफान पर है, जहां राहुल गांधी मॉरल पॉलिटिक्स की दिशा में जा रहे हैं। और मॉरल पॉलिटिक्स का मतलब बहुत साफ है कि अगर राहुल गांधी मुस्लिमों के साथ खड़े हैं तो वह मुस्लिमों के हिमायती नहीं होंगे या हिंदू विरोधी नहीं होंगे।
और अगर वो हिंदुओं के साथ खड़े हैं, पूजा पाठ अर्चना में खोए हुए हैं, तो वह मुसलमान भी सोचेगा राहुल गांधी उनके खिलाफ नहीं है। मॉरल पॉलिटिक्स इस दौर में गायब थी, क्योंकि जिस अवस्था में कांग्रेस चल रही थी उसमें इंदिरा गांधी हाईकमान के तौर पर थी और कांग्रेस के भीतर धीरे धीरे परिस्थितियां ढहते ढहते 2013 के बाद की परिस्थितियों में कांग्रेस को देखिए, वो ढहती चली गई। लेकिन फिर दोबारा बीजेपी को देखिएगा तो नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद खुद को कांग्रेसी तर्ज पर ही ढालना शुरू किया और हाईकमान की संस्कृति बीजेपी में आ गई। छत्रप हुआ करते थे बीजेपी में, लेकिन अब कोई छत्रप नहीं है। कांग्रेस के भीतर छत्रप नहीं हुआ करते थे, उनको खत्म किया इंदिरा गांधी ने, लेकिन अब छत्रपों को तैयार किया जा रहा है। राजनीति की ये 180 डिग्री आमने सामने बीजेपी और कांग्रेस को लाकर खड़ा कर चुकी है। तो क्या भारत के भीतर में रियल पॉलिटिक्स बनाम मॉरल पॉलिटिक्स का चुनाव 2024 की दिशा में जो बढ़ रहा है, उसी से कहीं स्केप करते हुए 2023 के दिसंबर में चुनाव कराने की तैयारी तो नहीं हो रही है? बहुत सारी परिस्थितियां अलग अलग हैं। इन परिस्थितियों को एक एक करके इसलिए पलटने की जरूरत है क्योंकि जब महात्मा गांधी भी जब प्रो मुस्लिम नजर आते थे तो कोई उन्हें एंटी हिंदू नहीं कहता था। और राहुल गांधी को भी देखिए, अगर वो हिंदू पाठ करते हुए नजर आते हैं तो मुस्लिम फिर भी उन्हें वोट देने की दिशा में बढ़ जाते हैं। लेकिन बीजेपी ने अपने आप को इससे अलग किया और मोदी का संकट सबसे बड़ा यह है कि अगर वह धराशायी होते हैं तो बीजेपी धराशायी होती है, संघ परिवार ढहता है। यानी मोदी अगर डूब रहे हैं या हिंदुत्व का ध्रुवीकरण इस देश में लंबे समय तक नहीं चलेगा, क्योंकि आज की तारीख में बजरंग दल का नाम सब भूल गए। कर्नाटक में प्रतिबंध की जो अनुगुंज सुनाई दी थी, अब उसका असर अगर 3 राज्यों में नजर आने लगेगा, जिन 3 राज्यों का जिक्र राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को लेकर हो रहा है, अगर वहां बीजेपी को यह लगने लगा है कि वहां भी हिंदुत्व ध्रुवीकरण नहीं होगा, तो फिर एक बात और समझनी होगी। हिंदू इस देश के भीतर में जिसे वोटर और राजनीतिक तौर पर बीजेपी आंकती और समझती है, वह पूरे देश में एक ही है। अगर कर्नाटक में नहीं चला और उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण सांप्रदायिकता के आधार पर नहीं हुआ, तो फिर उत्तर प्रदेश में भी आने वाले वक्त में कैसे होगा? यह एक अलग मसला है कि कांग्रेस का संगठन वहां मजबूत नहीं है, लेकिन बीजेपी के भीतर के अंदरूनी सर्वे ये बताने लगे हैं कि उत्तर प्रदेश की भी 40 सीटों पर विपक्ष कहीं ज्यादा मजबूत हो चला है या धीरे धीरे उसकी पकड़ बन रही है। लेकिन इन सब से हटकर बड़ा सवाल अब यह हो चला है कि 23 जून को लेकर नीतीश कुमार जिस बिसात को बिछाना चाहते हैं, वह कांग्रेस के पीछे चुपचाप आकर खड़े हो चले हैं। तेजस्वी यादव भी मान चुके हैं कि कांग्रेस के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते, यानी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सबसे आगे रखना है, लेकिन राज्यों के चुनाव में खुद को पीछे नहीं रखना है, खुद को आगे करना है। यानी राज्यों के चुनाव में कांग्रेस से सहमति चाहिए, लेकिन लोकसभा के चुनाव में जितना सोचा जा रहा है कि कितनी सीट बिहार में कांग्रेस लड़ेगी और उत्तर प्रदेश में भी अगर सहमति बनती है तो कितनी सीटों पर अखिलेश यादव लड़ेंगे, इन दोनों परिस्थितियों में दोनों छत्रप के तौर पर आगे बढ़े, वो बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो या फिर महाराष्ट्र ही क्यों ना हो, छत्रप के तौर पर वहां के क्षेत्रीय दलों के पीछे कांग्रेस खड़ी होगी। लेकिन जब लोकसभा के चुनाव हैं तो सभी को कांग्रेस के पीछे खड़े होना होगा। अगर इस दिशा में सहमति बन रही है तो दूसरी स्थिति बीजेपी के भीतर हड़कंप मचा रही है कि जो पुराने साथी थे अब उनको कैसे जोड़ा जाए। राज्य दर राज्य छोटे छोटे नेताओं को साथ जोड़ने की प्रक्रिया की शुरुआत हो रही है, लेकिन इस शुरुआत कहां से की जाए, शायद ये बिहार में जीतन राम मांझी से सोचा जा रहा है, या फिर एक नई परिस्थिति में यह देखा जा रहा है कि अब महाराष्ट्र के भीतर मंत्रिमंडल विस्तार में ARPI को भी जगह दी जाए। और नई स्थिति में यह समझ में आ गया है कि दरअसल आप जब सहमति बनाते हैं तो उसको साथ लेकर चलना नहीं, बल्कि उसको महत्व भी देना है। जो बीजेपी लगातार छत्रपों को खत्म करती चली गई या छत्रपों ने माना कि बीजेपी खत्म करती है, उनके वोट बैंक पर काबिज होती है। शिवसेना ने महाराष्ट्र में, नीतीश कुमार ने बिहार में और अकालियों ने पंजाब में माना। तो क्या बीजेपी दिसंबर की तैयारी कर रही है?
और अब दिसंबर को लेकर नीतीश कुमार जब ये कह रहे हैं कि चुनाव पहले हो सकते हैं, तो क्या वो ये मानकर चल रहे हैं कि 23 जून की बैठक में? अब सवाल यह है कि तैयारी दिसंबर को लेकर ही करनी होगी, क्योंकि जिस सिलसिले को पकड़ा जा रहा है उसमें लगातार देश की कैबिनेट के मंत्रियों की राजनीतिक मौजूदगी अलग अलग राज्यों में अभी से नजर इसलिए आएगी क्योंकि अभी का सफर सरकारी सफर होगा, सरकारी पैसे पर सफर होगा। चाहे अमित शाह मुंगेर जाएं, पैसा भारत सरकार यानी इस देश के टैक्स पेयर का पैसा होगा। चाहे नरेंद्र मोदी भोपाल और धार जाएं, पैसा इस देश के टैक्स पेयर का पैसा होगा। और अगर चुनाव की परिस्थिति और ऐलान के साथ चलेंगे तो फिर पैसा पार्टी को देना होगा और वहां फंड का जिक्र होगा। पैसा बहुत है, लेकिन बावजूद इसके सरकारी मशीनरी का उपयोग कितना किस रूप में किया जा सकता है उस दिशा में बढ़ जाया जाए। लेकिन फिर वही सवाल, 20 बरस पहले अटल बिहारी वाजपेयी जिस बिसात को बिछा रहे थे उसमें उन्हें पता ही नहीं था इस देश की जनता के मन में क्या है। उनके मन में बहुत कुछ था, ठीक वैसे ही जैसे मौजूदा वक्त में नरेंद्र मोदी के मन में बहुत है, लेकिन जनता के मन में क्या है उसकी खामोशी को पढ़ पाने की स्थिति में पहली बार बीजेपी दूर होती चली जा रही है। शायद इसीलिए जब इन परिस्थिति को देखते हैं तो जो सेंट्रलाइज सिस्टम 2014 से चल रहा था वो आज की तारीख में टूटता हुआ इसलिए नजर आता है। अगर यही नरेंद्र मोदी 2019 में होते तो क्या आप सोच भी सकते थे कि महिला पहलवानों को लेकर वो खामोश रह जाते, या ब्रिज भूषण शरण सिंह इसी तरीके से रह रहे होते, या दिल्ली पुलिस इसी तरीके से काम करती? जी नहीं। तब उनकी मजबूती कुछ और थी। तब वाकई अश्वमेध का घोड़ा जीत की दिशा में लगातार बढ़ रहा था और उस वक्त हाई मॉरल अथॉरिटी के साथ चल रहे थे। लेकिन अब मॉरल अथॉरिटी नहीं है, अब उस रियल पॉलिटिक्स के दायरे में आकर प्रधानमंत्री मोदी ने खुद की राजनीतिक लकीर सरकारी खर्चे पर शुरू कर दी है। यानी राजनीति की एक ऐसी बिसात 2023 में ही देखने को ना मिल जाए जो पहली बार इतनी तेजी के साथ उस सत्ता के पिलर्स को डगमगाने लगे जिसने सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है। लेकिन उस दिशा में बढ़ते हुए कदम कई चीजों की दिशा में लगातार इंगित करते हैं। जरा पहले इसकी अंदरूनी परिस्थिति को एक क्षण के लिए समझिए। इंदिरा गांधी भी हाईकमान की भूमिका में रही, छत्रपों को उन्होंने पूरी तरीके से क्रश किया। इसीलिए 2013 के बाद देखिए, चाहे वो G23 बना हो, जिस तरीके से अलग अलग नेता जुटे हों, चाहे छत्रपों के भीतर निकल कर जाने की परिस्थिति हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया जो आखिरी तौर पर निकल कर आए, अगर ये परिस्थिति उस वक्त की रहती जब ज्योतिरादित्य सिंधिया निकल कर आए थे तो हो सकता है सचिन पायलट भी चले गए होते। लेकिन सचिन पायलट भी अब समझ गए हैं कि दरअसल भविष्य बीजेपी का नहीं है, भविष्य कांग्रेस का ही है। तो खामोशी के साथ वो कांग्रेस के साथ खड़े हैं और उन्हें समझ में आ रहा है कि इस देश की राजनीतिक हवा किस दिशा में जा रही है, क्योंकि वह भी रियल पॉलिटिक्स करते हैं, जनता के बीच जाते हैं। इसीलिए लगातार जो मशक्कत होती रही कि सचिन पायलट वहां से निकल जाएं, और सचिन पायलट ने इस दौर में कुछ भी नहीं कहा, खामोशी बरती। सवाल फिर वही आकर खड़ा हो रहा है, क्या जो स्थिति 2013 में कांग्रेस की थी क्या वो 2023 में बीजेपी की हो चली है? समूचे देश के भीतर संगठन और ऑर्गेनाइजेशन के मद्देनजर जिस तरीके से भरभरा कर कांग्रेस गिरती चली गई थी, और राहुल गांधी ने पहली बार सवाल खड़ा किया था कि हाईकमान की राजनीति और हाईकमान की नियुक्ति नहीं चलेगी, बल्कि चुनाव होने चाहिए। वो एनएसवाई का चुनाव हो या यूथ कांग्रेस का चुनाव हो। शायद इसीलिए अब संगठन में कांग्रेस के फेरबदल में आप हो सकता है कुछ ऐसे चेहरों को देखे जो इससे पहले हाईकमान के आदेश निर्देश पर अगर नियुक्ति होती तो सामने भी नहीं आ सकते थे। उसमें एक नाम जैसे लिया जा सकता है यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष मौजूदा वक्त में, जो उनको लेकर यह नाम लिया जा सकता है, जिस तरीके से उन्होंने कोविड काल में काम किया। नाम लेने की जरूरत नहीं है, एक सिंबॉलिक परिस्थिति को खाली समझिए कि कैसे लोगों को अब कांग्रेस सामने लाना चाहती है, संगठन के तौर पर किस तरीके से किस युवाओं को आगे लाकर कांग्रेस को आगे बढ़ाना चाहती है, छत्रपों को स्पेस देना चाहती है। वो गहलोत हो, सचिन पायलट हो, वो भूपेश बघेल हो, वो कमलनाथ हो, दिग्विजय हो, कोई भी हो, लेकिन अब किसी भी हालत में छत्रपों को आगे बढ़ाइए और राजनीति को देश के भीतर साधने के लिए राज्यवार परिस्थिति को डेवलप कीजिए। और यह स्थिति बीजेपी में खत्म हो गई।
बीजेपी हाईकमान के आश्रय जब चलने लगी तो अब तो औरा भी खत्म हो चला और मुद्दे भी नहीं बचे, और ऐसे में सांप्रदायिक तौर पर हिंदुत्व वोट का ध्रुवीकरण भी अगर खत्म हो चला है तो फिर दो ही चीजों की आस है क्या? एक तरफ जनवरी के महीने में अयोध्या में राम मंदिर, और दूसरी तरफ इस दौर में कॉमन सिविल कोड को लाने का प्रयास। लेकिन यह भी काम नहीं करेंगे तब क्या होगा? जो शायद नहीं ही करेंगे, क्योंकि परिस्थितियां इतनी विकट है। तो ऐसे में पहली बार जो टकराव नजर आ रहा है, यह टकराव इसलिए बहुत तीखा हम आपसे कह रहे हैं क्योंकि अगर हिंदू पोलराइजेशन खत्म हो चला है तो फिर सवाल यह नहीं है कि मोदी के बदले योगी आ जाएं और यूपी के भीतर पोलराइजेशन बचा रहेगा उसको लेकर भी, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों के बीच जो अंडरलाइन पॉलिटिक्स है वो एक सरीखी है। दोनों के पीछे मौका देखकर आरएसएस खड़ी है। आरएसएस के अपने अस्तित्व का सवाल भी होता है, और 100 बरस जब पूरे होने जा रहे हो उस वक्त बीजेपी सत्ता में ना हो और प्रचारक की सत्ता चली जाए तो फिर ऐसी परिस्थिति का मतलब बहुत साफ है कि एक झटके में लंबे वक्त के लिए बीजेपी अंधेरे में समा जाएगी। शायद इसीलिए तेजी के साथ राजनीति को साधने निकलना होगा। इससे पहले विपक्ष तैयार हो, खुद आगे बढ़ जाइए। अब सवाल इसके आगे का है कि अगर एक दिन भी कुर्सी को नहीं छोड़ना है तब तो अपने तौर पर निर्णय नरेंद्र मोदी लेंगे कि मैं तो आखिरी दिन तक भी कुर्सी पर ही रहूंगा। लेकिन अगर उसमें जरा सा भी छेद दिखाई देगा कि अगर पहले चुनाव कराकर जीत सकते हैं, जो छेद दिखाई दिया था शाइनिंग इंडिया और जनता के बीच की दूरियों को लेकर, जिसको अनदेखा कर दिया उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी ने और जल्दी चुनाव कराए, वही परिस्थिति नए सलीके और नए परिभाषा के साथ 2023 में आकर खड़ी हो गई है। कल दिल्ली में गिरिराज सिंह जो मंत्री हैं, बिहार के हैं, उनके घर जब बैठक हुई उसमें विनोद तावड़े भी थे जो बीजेपी के इंचार्ज हैं, उसमें हरीश द्विवेदी और सुनील ओझा भी थे जो को इंचार्ज हैं, उसमें भेखूभाई भी थे जो कि संगठन मंत्री हैं, उसमें रीजनल संगठन मंत्री नरेंद्र नाथ तिवारी भी थे, उसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी थे, सम्राट चौधरी भी थे, विपक्ष के नेता विजय सिम्हा भी थे, जो सांसद राज्यसभा में हैं जैसे सुशील मोदी हैं, संजय जायसवाल हैं, मंगल पांडे, इनकी भी मौजूदगी थी। इन सब के बीच महाराष्ट्र को लेकर जो राजनीति साधी जा रही है उसमें एक विज्ञापन ने हड़कंप मचाया, तो अब उसको कैसे अनुकूल किया जाए, जहां शिंदे और बीजेपी के बीच कोई खटास दिखाई नहीं देनी चाहिए। तमाम राजनीति को साधते साधते यह तय हुआ कि दरअसल 27 तारीख को जब नरेंद्र मोदी 10 लाख बूथ कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित करेंगे भोपाल से, तो वो पहला शंखनाद होगा चुनाव की दिशा में बढ़ने का। और वह एक एसिड टेस्ट होगा सिर्फ 3 राज्यों को लेकर नहीं, बल्कि उसके समकक्ष समूचे देश को लेकर। और शायद इसी प्रक्रिया में जिस बात का जिक्र हुआ कि क्या प्रधानमंत्री मोदी इस बार दक्षिण भारत की किसी सीट से भी खड़े हो सकते हैं, यह कयास नहीं है बल्कि गंभीर चिंतन है कि तमिलनाडु की किसी सीट से प्रधानमंत्री मोदी को खड़ा किया जाए और यह मैसेज दिया जाए कि बीजेपी के लिए अभी भी दक्षिण का द्वार खुला हुआ है, जो कर्नाटक के जरिए बंद राजनीतिक तौर पर होने की दिशा में कदम बढ़ चुके हैं। तो क्या यह एक नई परिस्थिति होगी जिसमें खुद नरेंद्र मोदी तमिलनाडु की किसी सीट से चुनाव लड़ें? यह हो सकता है। यानी इतनी तेजी से आप चालों को चलिए और एक एक चाल के जरिए तमाम परिस्थिति को साधने की कोशिश कीजिए जहां पर सामने वाले को पता ही नहीं चले। लेकिन यह राजनीति कितनी तीखी है इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लग सकता है कि जिस तरीके से कर्नाटक में सत्ता बीजेपी की गई और वहां पर कांग्रेस की आई, तो जो कार्यक्रम चलाया था कांग्रेस ने, अन्य भाग्य स्कीम, जो बीपीएल परिवारों को 10 केजी अनाज देने का जिक्र था, वह एफसीआई के गोडाउन से खरीदते, उस पर केंद्र सरकार ने यह कहकर रोक लगा दी कि अब हम राज्य को नहीं देंगे, यानी नहीं बेचेंगे। और यह उसके साथ उन्होंने जो पूरे के पूरे ऑफिशियल लेटर लिखा, उसमें लिखा कि नॉर्थ ईस्ट के लिए यह चावल और गेहूं है, ये चावल गेहूं प्राकृतिक आपदा से सामने करने के लिए है, जहां पर कानून व्यवस्था बिगड़ जाए, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बिगड़ी हुई हो, वहां के लिए ये अनाज है, ये आपको नहीं देंगे। और सबको पता है कि अगर एफसीआई अनाज नहीं देगी तो किसी भी राज्य के भीतर में वो अनाज कहां से लाएगा, या मार्केट से खरीदने की स्थिति में उसका बजट कितना बढ़ेगा, ये सारी चीजें मैटर करती है।
तो क्या यह माना जाए कि एक तरफ वेलफेयर स्कीम गरीब कल्याण योजना जिसमें 5 किलो अनाज इस देश में 80 करोड़ जनता को केंद्र सरकार अपने राजनीतिक मिशन के तहत देती है, वही परिस्थिति अगर स्टेट में दूसरे तरीके से जो कर्नाटक की सरकार सिद्धारमैया सरकार 10 केजी अनाज देने की दिशा में बढ़ रही है तो उसको भी रोक दिया गया। और यह साथ ही तेलंगाना को भी कहा गया कि 1 जुलाई से आप भी नहीं ले पाएंगे। तो क्या राजनीति वाकई बहुत तीखी हो गई है? और राजनीति के इस तीखेपन का अंदाज तेलंगाना को लेकर इसलिए भी समझिए कि 2 एमएलए और एक सांसद जो बिजनेसमैन भी हैं, जिनके रियल एस्टेट है, जिनके माइंस हैं, जिनके मॉल्स हैं, उनके यहां कल आईटी का छापा पड़ गया और दिन भर चलते रहा। यानी ये एक नया मैसेज था चंद्रशेखर राव के लिए कि आपकी बेटी को लेकर जो शराब घोटाले में ईडी जांच कर रही थी, अब हम उससे आगे भी बढ़ सकते हैं। और आगे बढ़ने का मतलब है कि राजनीतिक तौर पर बीजेपी अब उस जमीन को पाना चाहती है जिसे डर है उसे कि कहीं कांग्रेस उसे हड़प ना ले, क्योंकि जो सर्वे दिखला रहे हैं वो तेलंगाना के भीतर भी कांग्रेस के ज्यादा अनुकूल है बनिस्पत बीआरएस के। तो वहां तो तीसरे नंबर पर खड़ी है बीजेपी। तो बीजेपी अभी से चाहती है कि तालमेल अगर तेलंगाना के भीतर चंद्रशेखर राव से राजनीतिक तौर पर हो, चंद्रबाबू नायडू से अगर आंध्र प्रदेश को लेकर हो, तो फिर जगन रेड्डी को भी दायरे में लिया जाएगा और समझाया जाएगा कि किस तरीके से, किस रणनीति के तहत उन्हें किस रूप में चलना है। लेकिन यहां पर जो एक सबसे बड़ा सवाल, अगर बहुमत नहीं आ रहा है बीजेपी को, तो फिर उनके साथ जो राजनीतिक दल मौजूदा वक्त में नजर आते हैं वो उनके साथ क्यों रहेंगे? यह स्थिति इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी की समूची राजनीति समाज को प्रभावित करती है। चाहे 92 का यानी अयोध्या आंदोलन से जिक्र कीजिए, उस दौर को याद कीजिए, और उसके बाद जो 96 में जीत के बाद कोई राजनीतिक दल क्यों नहीं आया था, सभी अपने भविष्य को देख रहे थे। और याद कीजिए उसी दौर में मंडल की राजनीति भी निकली, तो वह भी उस समाज के भीतर घूम रही थी। पहली बार भारत की राजनीति जो मॉरल पॉलिटिक्स के जरिए राहुल गांधी जिस मोहब्बत की दुकान का जिक्र करते हुए निकल रहे हैं, उसमें पहली बार यह सवाल है कि दरअसल मंडल और कमंडल से हटकर इस देश में एक मॉरल पॉलिटिक्स हो सकती है जो नैतिक तौर पर आपको जनता के बीच खड़ा करे और जनता आपको नैतिक तौर पर अपने साथ खड़े होकर सुरक्षित महसूस करे। यह राजनीति अरसे बाद भारत के भीतर लौट रही है। और जैसे ही मॉरल ग्राउंड पे अगर नरेंद्र मोदी आते हैं तो वहां उन्हें हार मिलेगी। रियल पॉलिटिक्स में उनके पास मुद्दे बच नहीं पा रहे हैं। तो फिर रास्ता क्या जाता है? और यह रास्ता शायद ये बताने के लिए काफी है कि वो दोबारा से उस करप्शन को अपना हथियार बनाना चाहते हैं, जिस करप्शन को कांग्रेस ने हथियार बनाकर कर्नाटक में उन्हें हरा दिया। इसीलिए ध्यान दीजिए, अब कर्नाटक के भीतर के करप्शन को भी उभारने का जिक्र बीजेपी करना चाहती है और राजस्थान के भीतर भी वो उठा रही है राजीव गांधी के 85% करप्शन, जिसमें उन्होंने कहा था रुपया चलता है 15 पैसे पहुंचता है। इस बात का जब वो जिक्र करते हैं तो इसके साथ अब जिस राजनीतिक जमीन को सचिन पायलट ने बनाया, उस राजनीतिक जमीन पर अगर सचिन पायलट गहलोत के साथ रहेंगे तो लोगों के भीतर के गुस्से को कैसे बीजेपी अपने साथ ले ले, यह एक रणनीति का हिस्सा है। मैसेज यह नहीं है कि बीजेपी किस तरीके से मुद्दों को अपने साथ लेती है। मैसेज यह है कि पहली बार बीजेपी के अपने संघर्ष की परिस्थिति खत्म हो रही है, उसके पास अपने कोई मुद्दे नहीं बच रहे हैं और ये सारे एहसास जो हैं अब उसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके की राजनीति साधने की दिशा में ले जा रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि अगर जिन 3 राज्यों में चुनाव सबसे पहले होने हैं और अगर वहां बीजेपी हार जाती है तो फिर उत्तर प्रदेश का भ्रम भी एक झटके में भरभरा कर बीजेपी के लिए, मोदी और योगी दोनों के लिए ढह जाएगा। इसका अंदेशा दिल्ली को हो चला है और यह खतरे की घंटी नहीं है, यह रणनीति और बिसात और चौसर पर खेल खेलने का मौका है, जिसको लेकर हो सकता है जो नीतीश कुमार को लग रहा है वो सही हो। और अमेरिका से लौटने के बाद भारत के बीच अलग अलग जगहों पर इस देश में मोदी समेत सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स आपको चुनावी गीत गाते हुए ही नजर आए और हर बिसात पर सिर्फ चुनावी जीत का मंत्र वो ढालते हुए नजर आए। बड़ी तीखी राजनीति की शुरुआत